हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऋषि एकेडमी बीकानेर। आज हम शुरू कर रहे हैं मैथ्स मैराथन और आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल के एग्जाम्स के लिए हम आज कवर करेंगे कुछ मैथ्स के टॉपिक्स और हमारा टारगेट रहेगा आपके सभी एग्जाम्स में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाने का। तो चलिए शुरू करते हैं। मैथ्स मैराथन हम कवर करेंगे सभी टॉपिक्स 90 मिनट्स की मैराथन के अंदर, जिसके अंदर हमारा टारगेट रहेगा फुल आउट ऑफ फुल, जो आपके 50 मार्क्स का जो एग्जाम होता है उसके अंदर फुल मार्क्स लाने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, और आप वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को खुद सॉल्व करेंगे और उसके बाद उसका सॉल्यूशंस देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। क्या दे रखा है आपको? एक सेकेंड, चलिए यहां पर आपको दे रखा है ऑन सिंप्लीफाइंग 5 प्लस 77/10 प्लस 7/100 प्लस 77/100 इनका सम। यहां पर जो आपको नंबर्स दे रखे हैं इनका सम क्या होगा आपको सॉल्व करना है। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन होता है, आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसके अंदर आप करेंगे, पहले आपके पास है 5, उसके अंदर ऐड करना है, अपॉन में 10 है तो 7.7, उसमें ऐड करेंगे, नीचे आपके पास कितना है 100, तो ये क्या बन जाएगा 0.07 प्लस यहां भी 100 है तो ये बनेगा 0.77। ऐड करो आप इनको तो देखो आपको ये टर्म सेम करनी होती है। तो यहाँ लास्ट में देखो कितने 2 टर्म्स है, इसमें भी सॉरी 2 डिजिट्स है, डेसिमल के बाद इसमें भी 2 है, इसमें भी 1 है। तो आप इसको वैसे इजी रहता है, अदरवाइज आप डायरेक्ट इसको सॉल्व लिख सकते हो। तो ये बनेगा आपके पास देखो कितना 5 7.70 07 एंड 0.77। तो आपका आंसर कितना आएगा 14 कैरी 1 7 7 14 15 कैरी 1 5 12 13 13.54। कौन सा ऑप्शन है 13 पॉइंट? कुछ गड़बड़ हो गई क्या? 7.7 0.07 0.77 7 7 14 कैरी 1 7 7 14 15 कैरी 1 5 7 12 और 1 13। हाँ 13। तो क्या गड़बड़ हुई है इसमें? चलिए हमारा ये ऑप्शन में नहीं है तो आप इसका आंसर ये टिक करेंगे, अदरवाइज आपके पास मोस्टली क्वेश्चंस जो आता है वो ऑप्शन में ही मिलेगा आपके पास। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 13.54। कभी कभी कोई क्वेश्चन ऑप्शन में नहीं होता है, बट आप अपने आंसर पर कॉन्फिडेंस रखिए, लेकिन आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसके आपके ऑप्शन में आपको आंसर्स जरूर मिलेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। 3 balls toll at travels of 9 12 15 minutes. If they start tolling together at 8 am they will next toll together at, मतलब 8 बजे वो आपकी शुरू होती है और किस इंटरवल पे चल रही है वो 9 12 एंड 15 9 12 एंड 15 के इंटरवल पे ये आपके रन कर रही है। तो आपको बताना है कि जब उनको 8 बजे शुरू करते हैं तो आपका नेक्स्ट जो उसका मीट है वो कितने बजे होगा। तो आप इसमें देखो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन में आपको गिवन डेटा का एलसीएम लेना है। क्या लेना है? गिवन डेटा का एलसीएम। तो यहां पर 9 12 और 15 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा कितना आपके पास 180। कितना आएगा 180, मतलब वो 180 मिनट के बाद वापस मिलेंगे। 180 मिनट का मतलब हो गया कितने आवर्स हो गया 3 आवर्स। मतलब अगर वो 8 बजे शुरू हो रहा है तो नेक्स्ट आपके कब होगा 3 ऐड करो उसमें 11 AM पर। कब होगा 11 AM पे। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, सबसे बड़ा 7 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, कौन सा 8 डिजिट नंबर। तो इसका सम आपको करना है। तो ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या होगा?
ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर है और 8 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, तो यहां क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। और इसका आपको करना है सम, ऐड करना है, तो क्या बनेगा ये 199999 और 9, कितने टाइम आ गया ये 7 टाइम, और यहां पर आ गया 1, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, काफी इजी क्वेश्चन है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको सॉल्व करिए। The sum of smallest odd prime number, smallest odd prime number, प्राइम नंबर जो होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं, जो हमारे खुद की टेबल में आते हैं, जो खुद से डिविजिबल है वो प्राइम नंबर है। अब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो होता है 2, बट ये कह रहा है कि वो जो प्राइम नंबर है वो ऑड होना चाहिए, तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होता है 3, एंड द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट, 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है 97 होता है। 100 से छोटा प्राइम नंबर क्या होगा 97, इनका जो सम होगा वो कितना आएगा 100 आएगा, कितना आएगा 100, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, चलिए ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए। कह रहा है ए वेंडर बाय लेमन एट द रेट ऑफ 5 lemons for ₹7 and sell them at the rate of 2 lemons for 3.5, मतलब उसकी जो सीपी है, सीपी है सीपी फॉर 5 लेमन, वो कितनी होगी आपके पास 5 लेमन की जो सीपी है वो आपके पास दे रखा है ₹7, ओके, और उनको सेल कर रहा है 2 लेमन्स को 3.50 में। आपसे ये पूछा गया है आफ्टर सेलिंग 100 लेमन्स, अगर 100 नींबू को अगर वो सेल करता है तो उसको प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो कितना होगा। तो पहले हम ये चेक करते हैं कि जो 100 के ऊपर हमें कैलकुलेशन करनी है, तो 100 लेमन्स का सीपी क्या है और 100 लेमन्स का ही एसपी क्या है। तो अगर 5 लेमन का सीपी 7 है तो 100 लेमन्स का आप कैसे निकालते हो 7/5 इंटू 100 करके, ऐसे ही निकलेगा। आपके पास 5 लेमन का 7 है, तो 1 लेमन का कितना होगा 7/5 एंड 100 लेमन्स का कितना होगा, आप मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 100 करेंगे, और उसके बाद आप इसको कैंसिल करोगे तो ये कितना आएगा 20, और यहां से आपके पास कितना आंसर निकल के आएगा 140, कितना आया 140 आया आपके पास 100 लेमन का सीपी। अब आप ये एसपी निकालो, क्या निकालेंगे, अब आप एसपी निकालेंगे, एसपी ऑफ 100 लेमन डायरेक्ट आप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखो 2 लेमन का जो एसपी है वो 3.5 है, तो 1 लेमन का 1.75 हो जाएगा, 3.50 है ना, इसका हाफ करो तो 1 लेमन का होगा 1.75, और उसकी मल्टीप्लाई अगर आप 100 से करते हो, उसकी मल्टीप्लाई आप किससे करते हो 100 से, तो आपके पास एसपी निकल के आएगा 175। एसपी इतना है, सीपी इतना है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है ऑब्वियसली, आपको पता चल गया इसमें, तो कितना हो रहा है, आप इनका डिफरेंस देखो, तो कितने का प्रॉफिट है 35 रुपीज का आपको प्रॉफिट मिल रहा है। बहुत ईजी, आराम से, आपको इसमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन ये थोड़ा घुमा के दिया हुआ है क्वेश्चन। ऐसा मत करना कि 5 लेमन्स पर लेमन के रेट नहीं है, ये 5 लेमन की रेट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको सोल्व करोगे तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 35 रुपीज का प्रॉफिट। आपके पास यहां पर लॉस में भी सेम अमाउंट दे रखा है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे और सॉल्व करो इसको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप अपने आप सॉल्व करो। क्या दे रखा है, 4 square tables each of side 1.3 are placed end to end to form one big rectangular table. The perimeter of the big table, बहुत इजी, आराम से बिना पेन चलाए आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर आप इसको थोड़ा सा आपकी बेसिक क्लियर है तो आप आराम से कर सकते हो। देखो ये एक स्क्वायर है जिसकी डायमेंशन 1.3 मीटर की है। अब स्क्वायर की डायमेंशन सब इक्वल होती है, तो 1.3 ये और 1.3 ये, ऐसी हमारे पास कितनी स्क्वायर टेबल्स एंड टू एंड ज्वाइन का मतलब होता है इस टाइप में ज्वाइन करी हुई है, इस टाइप में आपके ज्वाइन करी हुई है।
अब यहां देखो ये भी 1.3, ये भी 1.3, ये भी 1.3 और ये भी 1.3, तो जो टोटल लेंथ निकलेगी वो कितनी निकल गई हमारी 5.2 निकल गई, है ना। 13 13 13 13 52 होता है 4 टाइम, तो ये 5.2 मीटर क्या निकल के आई, लेंथ निकल के आई। और इसकी जो विड्थ है वो तो सेम रहेगी, है ना, क्योंकि ऐसे आपको एंड टू एंड ज्वाइन किया तो ऊपर नीचे थोड़ी करेगा, ऐसे लेंथ में ज्वाइन कर रहे हैं वो, तो विड्थ तो सेम है 1.3 के अंदर। अब फाइंड क्या करना है इसमें, द पेरीमीटर ऑफ द बिग टेबल, ये पूरी बड़ी टेबल बनी है, इसका पेरीमीटर, तो ये रेक्टेंगुलर शेप में है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 इंटू एल कितना है 5.2 और विड्थ कितनी है इसकी 1.3, तो ये ऐड करो कितना बन रहा है 6.5, 2 इंटू 6.5 और 6.5 का डबल कितना होता है 13, तो 13 मीटर इसकी पेरीमीटर बनेगा। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, क्लियर है, काफी इजी है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे। अब आप क्वेश्चन है हमारे पास, इन 15 days the earth picks up to 1.2 into 108 kg। ये थोड़ा सा देखो यहाँ पर थोड़ी सी आपकी ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर ये जो वैल्यू दे रखी है डस्ट पार्टिकल की, जो वैल्यू दे रखी है वो आपको दे रखी है 1.2 इंटू 10 रेज टू 8 kg, ये दे रखी है आपको। ओके, वन पार्टिकल की जो ये दे रखा है यहाँ पे नंबर, वो 10 रेज टू 8 में दे रखा है। और आपसे जो ये पूछा गया है ना नंबर ऑफ डेज के अंदर, ये जो पूछा पार्टिकल पूछा गया है, इसके अंदर ये 1 कर लेते हैं इसको और इसको D2 कर लेते हैं। ये भी आपको क्या दे रखा है 4.8 इंटू 10 रेज टू 8 दे रखा है। ओके, अब आपके पास क्वेश्चन ये आया है, इन 15 days the earth picks up 1.2 into 10 raised to 8 kg of dust from the atmosphere, in how many days will, आपको नंबर ऑफ डेज पूछा है। आपको पता है ये वाला क्वेश्चन आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन के ऊपर आया है, तो कैसे करते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, बहुत इजी, आराम से कर सकते हो। 5 डेज में आपका इतना डस्ट पिक कर रहा है, तो 5 अपॉन 1.2 इंटू 10 रेज टू 8 और मल्टीप्लाई में क्या आता है जितना डस्ट आपको दिया हुआ है। अगर ये आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो आप इसको डिवाइड करते हो, अगर ये क्वेश्चन इनवर्स में होता है तो आप मल्टीप्लाई करके लिखते हो, ये आपको क्लियर होगा इसमें। तो यहां आएगा 4.8 इंटू 10 रेज टू 8, तो ये तो कैंसिल हो गया यहां से, ये भी आपका कितने टाइम कैंसिल हुआ 4 टाइम, 5 4 का कितना आएगा आंसर इसका 20। तो कितने डेज आएंगे, नंबर ऑफ डेज कितने निकल के आएंगे आपके पास 20 डेज निकल के आएंगे। एक सेकंड, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे नंबर भी सही लिखा हमने ऑप्शन में, अच्छा सॉरी ये 15 डेज है, 15 डेज है, 5 डेज नहीं है, ये 15 डेज है। हाँ, तो 15 के अकॉर्डिंग निकालो, तो ये कितना ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास 60 हो जाएगा। ओके, तो ये आएगा हमारे पास नंबर ऑफ डेज कितना 60, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 60 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या दे रखा है आपको इसमें, द क्यूब ऑफ ए नंबर x, एक नंबर है x जिसका आप क्यूब करते हो इज 9 टाइम, वो उसी नंबर का 9 टाइम होगा। मतलब क्या कह रहा है कि जो नंबर x है उसका क्यूब उस x का ही 9 टाइम है। द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू बताओ, जिसमें आपको ये क्लियर भी किया है इसने कि x आपका 0 भी नहीं आएगा और x आपका 3 भी नहीं आएगा। तो आपको चेक करना है कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा। इसमें भी चेक करेंगे, देखो यहां पर तो एक नंबर है x, इसका क्यूब किया आपने, जो किसके इक्वल गया 9x के इक्वल गया। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो कैसे सॉल्व करोगे, x क्यूब माइनस 9x इज इक्वल टू 0। अगर आप यहां से x कॉमन भी लेते हो तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 9, और यहां पर आइडेंटिटी आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटी यहां पे भी लग रही है, क्या लिखा जाएगा x प्लस 3, देखो x स्क्वायर और ये है 9 3 का स्क्वायर, तो x प्लस 3 x माइनस 3 हो जाएगा, x प्लस 3 एंड x माइनस 3 होगा इज इक्वल टू 0। अब यहां से ऑप्शन जब इनको आप सॉल्व करोगे, x की जब आप वैल्यू निकालोगे तो इस x की क्या वैल्यू आएगी 0, यहां से x की क्या वैल्यू, मतलब आपको पता है इन तीनों टर्म में 0 बनाना है, तो एक बार इसको 0 के इक्वल, एक बार इसको 0 के इक्वल, एक बार इसको, यहां से आएगा -3 और यहां से आएगा 3। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 0 नहीं हो सकता और 3 नहीं हो सकता,
लेकिन ऑप्शन के अंदर यहाँ 3 है, तो इसका मतलब यहाँ पर वो x नॉट इक्वल के अंदर शायद वहां प्रिंट नहीं हुआ होगा, ये आप इसमें लिखो ये -3 होगा। कितना होगा ये? -3 नहीं होगा यहाँ पे। तो जब -3 नहीं होगा तो ऑप्शन कौन सा रहेगा हमारे पास? ऑप्शन में से अगर हम देखें, अगर यहाँ -3 का ऑप्शन होता ना तो हम ये कह सकते थे कि वो आंसर -3 होगा, क्योंकि उसने वहां ये लिखा है। या तो आपके पास वहां 3 है तो ऑप्शन में -3 लिखना है, या फिर वहां पर -3 है तो ऑप्शन में आपका 3 होगा। तो ये थोड़ी सी टाइप करने में मिस्टेक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप वहां पर आंसर एकदम करेक्ट देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1 मिनट, इसमें भी आपके क्या है, ये जो नंबर्स लिखा हुआ है वो मैं यहां लिखता हूं, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे। 5 raised to -1 माइनस ऑफ 6 raised to -1 होल पावर -1, फिर यहां माइनस 3 raised to -1 माइनस 4 raised to -1 होल पावर -1। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इसका आंसर दीजिए, ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। तो बहुत इजी, आराम से कर सकते हो। इसका मतलब 1/5 माइनस ये बनेगा 1/6 और होल पावर एक बार माइनस की रखते हैं अपने, सॉल्व करके फिर इसका ट्रांसपोज कर लेंगे, सॉरी रेसिप्रोकल कर लेंगे हम। ये बन गया 1/3 माइनस 1/4 और इसकी भी होल पावर -1। अगर आप सॉल्व करते हो तो एलसीएम कितना आएगा आपके पास, इसको सॉल्व करते हो तो एलसीएम आएगा 30, ये बनेगा 6 - 5 होल पावर -1 माइनस ऑफ 4 - 3 ऑफ 12 और पावर कितना आएगा -1। तो यहां से सॉल्व करो 6 - 1 1/30 होल पावर -1 और 1/12 होल पावर इसकी भी -1। जब आप रेसिप्रोकल करोगे इसका तो ये 30 - 12 बनेगा। क्या बनेगा? 30 - 12, बिकॉज आपके पास जो पावर है वो नेगेटिव है और नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल करना होगा। तो 13 में से अगर आप 12 माइनस करते हो तो आपके पास 18 आंसर बचता है। क्या बचेगा? 18। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। क्या दे रखा है? ए कैंप हैव 80 इनमेट्स हैव फूड सफिशिएंट फॉर 70 डेज। एक कैंप में कितने इनमेट्स हैं? 80 इनमेट्स हैं, जिनके लिए फूड जो है वो 70 डेज के लिए सफिशिएंट है। हाउ मेनी इनमेट वुड लीव आफ्टर 10 डेज सो द रिमेनिंग फूड लास्ट आफ्टर अनदर 80 डेज। मतलब ये कह रहा है कि 10 दिनों के बाद, 10 दिन तक तो वो सारे थे, 10 दिनों के बाद वो कितनों को अगर हमें भेजना हो कि वो जो खाना है जो पहले 70 डेज तक था वो सफिशिएंट हो जाए 80 डेज तक, इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। तो आपको पता है पहले 10 दिन तक तो आपके ये 80 के 80 लोग हैं, ये खाना खाएंगे 10 दिन तक। तो अब जो नंबर ऑफ डेज है वो कितने बच गए हमारे? 60 बच गए, है ना। जैसे मान लो इसके अंदर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो आपके पास ये वर्क और मैन कितने दिनों में काम करता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जैसे मान लो M1 नंबर ऑफ इनमेट्स की हम बात करते हैं, पहले कितने थे? 80 थे, और वो 70, अपने को जो रिलेशन निकालना है वो 70 डेज पे नहीं निकालना, हमें 60 डेज पे निकालना होगा। क्यों? क्योंकि हमें इसने बोला है कि 10 दिनों तक तो वो क्या कर रहे हैं? खाना खा ही रहे हैं सारे। उसके बाद का रिलेशन हमें देखना है कि उसके बाद कितनों को भेजना है। तो आपके पास जो डेज बचेंगे, D1 बचेगा, वो कितना बचेगा हमारा? 60 बचेगा यहाँ पे। ओके, और जो सेकंड कंडीशन है जिसमें हमें निकालना है वो कितने हैं? 80 डेज का चाहिए। तो उसमें आपको ये M1 है, इसको आप M2 है, इसको आप क्या लोगे? X ले लोगे। आपके पास D2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 80 डेज तक का। तो ये पहले हम ये चेक करते हैं कि ये कितने दिनों तक रह सकते हैं, मतलब कितने लोगों को रखा जाए कि 80 दिन तक खाना चलेगा, उससे हम ये डिसाइड करेंगे कि कितनों को निकालेंगे। तो ये क्या रिलेशन चलता है इसमें? MDH वाला फॉर्मूला आपको ध्यान ही होगा, M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। तो यहाँ M1 कितना है? 80, ये कितना है? 60, ये X इंटू 80, 80 से 80 कैंसिल हो गया, X की वैल्यू 60। मतलब अगर हमें 80 दिन तक उस खाने को चलाना है तो कितने इनमेट्स की जरूरत होगी? हमें 60 रखने हैं, 60 अगर वहां होंगे तो वो 80 दिन तक चलेगा। इसका मतलब थे कितने? 80 थे, चाहिए कितने? 60। तो कितने लोगों को भेजना पड़ेगा हमें? तो कितने होंगे? 20 लोगों को। देखो यहां पर 80 में से आपको 20 को माइनस 60 को माइनस करना है, तो आपके पास क्या करेक्ट हो जाएगा? 20 इसका
आंसर हो जाएगा। ओके, आया समझ में? आराम से करना इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन आपके जो होते हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ डेज आपको 10 दे रखे थे, इसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। The sum of 4 consecutive multiple of 7 is 322। जब भी कॉन्जुगेटिव पे क्वेश्चंस आते हैं तो या तो आपको इवन और किस टाइप का कॉन्जुगेटिव दे रखा है, किसका मल्टीपल दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना होता है। तो यहाँ 7 के मल्टीपल्स आपको पूछे हैं और वो उनका सम कितना है 322। और मल्टीपल्स है भी कितने कॉन्जुगेटिव मल्टीपल्स है 4। लेट फर्स्ट मल्टीपल बी x, देन रेस्ट 3 मल्टीपल्स क्या बनेंगे x + 7 x + 14। ऐसे चलता है ना। देखो जिसका मल्टीपल दे रखा है उसकी टेबल के साथ चलो। आप ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज आप 7 के मल्टीपल्स में भी लिख सकते हो। 7x प्लस ऐसे आगे आप बढ़ा सकते हो इसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गया, ये थर्ड आ गया और फोर्थ आएगा x + 21। इनका जो सम है वो कितना है 322। कितना सम है इनका 322। आपसे पूछा गया है फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल, तो स्मॉलेस्ट तो ये होगा, इसका मतलब है x की वैल्यू निकालनी है। तो ये कितना हो जाएगा x 4x + 42 इज इक्वल टू कितना आएगा 322। तो 4x इक्वल टू आप सब्ट्रैक्ट करो वहां से 322 में से 42 माइनस करो, कितना बच रहा है आपके पास 280 बच रहा है। और 4 से इसको कैंसिल करोगे तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी हमारे पास 70 निकल के आएगी। तो जो सबसे छोटा मल्टीपल है वो कितना है 70 है, फिर 77, फिर 84 ऐसे आगे चलेगा। ठीक है, तो सबसे छोटा। अब इसमें स्मॉलेस्ट पूछ सकता है या बिगेस्ट भी पूछ सकता है। तो बिगेस्ट के अंदर आप करोगे तो ये 70 के अंदर आप 21 ऐड करो, 91 आपका करेक्ट होता अगर ये बिगेस्ट पूछता तो। ओके, आप आराम से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। आपको फैक्टराइज करना है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फैक्टराइज करना है। यहां पर आपको कुछ टर्म दे रखी है, ये माइनस के अंदर है। अगर इसको फैक्टर करें तो हमारा कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट होगा। तो आपके पास यहां दे रखा है 15x + y, 15xy x - 3 माइनस ऑफ 3y x - 3। तो जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो आपको कुछ टर्म्स, कुछ आइडेंटिटीज वगैरह आपको ध्यान रखनी होती है। अब जैसे इसके अंदर हम देखें तो यहां पर फैक्टराइजेशन में ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमारी कॉमन आ रही है। तो जैसे यहां पर अगर मैं इसको लिखूं तो x - 3 ये टर्म तो कॉमन आ गई। अब अंदर से क्या बचेगा, इस पूरी टर्म में हमारे पास बच गया 15xy माइनस ये वाली टर्म कॉमन गई तो क्या बच गया यहां से 3y। तो पहले चेक करो क्या ये ऑप्शन में है, ये नहीं है, या 3 टर्म में क्वेश्चन है पूरा। तो अभी भी हम इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो यहां से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम 3 बाहर निकालें तो x - 3 और यहां से बचेगा 5xy और y भी साथ में ले आओ, y भी कॉमन आ रहा है तो आप ये भी ले सकते हो। तो 5x माइनस क्या बचेगा 3 आ गया ना, तो 1 बचेगा यहां से। तो ये देखो कौन सा ऑप्शन हो रहा है 3y x - 3 और सॉरी ये x - y है, 3y है तो ये y चलेगा साथ में। तो x - 3y और 5x ये देखो यहाँ पर क्या है x - 3y है। तो ये x - 3y हमने यहाँ कॉमन लिया है तो ये y साथ में चल रहा था। इनमें से हमने 3y भी कॉमन लिया है तो यहाँ 5x - 3y कॉमन आए तो 1 बच गया। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास आया है। देखिए क्या कह रहा है, 27 इज एडेड टू ट्वाइस ए नंबर x के ट्वाइस में 27 ऐड करो, देन इंक्रीज्ड बाय 13 और उसको फिर 13 और इंक्रीज करो। ऐसा करने पर वो x नंबर जो है वो 60 बन जाता है। तो x आपको बताओ क्या है, तो बहुत इजी है। 27 इज एडेड टू ट्वाइस ए नंबर, 2x में आप ऐड करो 27 और इस रिजल्ट में फिर ऐड करो 13। अब ऐसे क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐड करवा सकता है, कुछ डिवाइड करवा सकता है, कुछ मल्टीप्लिकेशन भी दे सकता है ना, कि इतना टाइम है, इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम, इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम, ऐसे भी आपके पास क्वेश्चन आता है। इज इक्वल टू में आपके पास रखना होगा। ऐसा करने पर आपका आंसर क्या आएगा 60।
तो आप x की वैल्यू निकालना चाहते हो तो 2x इज इक्वल टू, इनको ऐड करो, ये कितना हो रहा है 27 और 3 30 40, 40 उधर से माइनस करना होगा। तो अगर उधर से 40 माइनस करते हो तो 2x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 20, तो x कितना निकल के आएगा यहाँ से 10। अब आपसे पूछा गया क्वेश्चन ने x की वैल्यू पूछी है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी आपके पावर्स लगी हुई है, देखो मैं लिख देता हूं और आपको सॉल्व करना है। ये कह रहा है व्हेन एक्सपेंडेड द एक्सप्रेशंस इज इक्वल टू, आपको दे रखा है a प्लस 2b माइनस c का होल स्क्वायर। ये एक आइडेंटिटी है, ये आपने पढ़ी होगी जितनी भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ते हो उसमें ये एक आइडेंटिटी है। अब यहां पर भी ये स्क्वायर्स है, ये भी क्या है हमारे स्क्वायर्स है। देखो मैं इसके अंदर करता हूं, अगर मैं इसको यहां से हटा के इसके ऊपर पावर लगाऊं, नहीं सीधा ही लगा देते अपने पे पावर इसके ऊपर। ये पावर यहां पर ये 2 है ऊपर, यहाँ पे भी ये पावर 2 है, ये पावर 2 है, इधर ये मल्टीप्लाई में। तो ये आइडेंटिटी अगर आपको ध्यान है तो आप आराम से इसको लिख सकते हो। अच्छा ऐसी इस आइडेंटिटी के अंदर आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि कुछ आइडेंटिटीज ऐसी भी हम पढ़ते हैं जिसमें साइन साथ में हमें उठाने होते हैं। जो प्लस और माइनस दोनों के लिए आइडेंटिटी है उसमें तो साइन उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है, लेकिन अब इस आइडेंटिटी में अगर हम अलग अलग आइडेंटिटीज बनाए माइनस के अंदर तो काफी बहुत सारी इसमें बन जाती है। तो हम क्या करते हैं साइन एक साथ लेके चलते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस फिर इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर, पहले तो तीनों टर्म का स्क्वायर करना होता है। तो 2b का स्क्वायर मतलब 4b स्क्वायर और c स्क्वायर। अब माइनस c का स्क्वायर करोगे तो प्लस का c स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले तो यहीं से चेक करो कि क्या ये कोई ऑप्शन में है क्या। जैसे पहले ऑप्शन में क्या है a स्क्वायर 4b स्क्वायर c स्क्वायर, दूसरे में भी यही है, तीसरे सब में यही है, तो आगे वाला और सॉल्व करना पड़ेगा। फिर आता है 2ab, आइडेंटिटी कहती है 2ab। अब b में क्या लगा हुआ है, फिर से 2 लगा हुआ है तो 2 टू 4ab बनेगा। क्या बनेगा ये 4ab। और उसके बाद में 2bc, इन वाली टर्म को मल्टीप्लाई करना है तो 2 टू 4bc, तो माइनस का 4bc और लास्ट में आएगा ac, ये वाले टर्म 2ac, तो माइनस का 2ac। तो कौन सा ऑप्शन है देखो इसमें माइनस 2ac माइनस 2bc 2ab c स्क्वायर 4, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आइडेंटिटीज याद करो, डायरेक्ट अप्लाई करनी थी, बस आइडेंटिटी हमारी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, साइन के साथ अप्लाई करनी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके नेक्स्ट चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास क्या दे रखा है, ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। हाउ मेनी कारपेट्स ऑफ डायमेंशंस आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ ए 3 मीटर इंटू 2 मीटर हुज डायमेंशंस आर 10 मीटर एंड 12 मीटर। बिना पेन चलाए करने वाला क्वेश्चन है ये। 10 मीटर इंटू 12 मीटर एक फ्लोर है जिसके डायमेंशंस है, उस पे कारपेट्स लगाने हैं। जैसे मान लो ये फ्लोर है इस टाइप का, तो उस पे कारपेट्स लगाने होते हैं। इसमें एक चीज है, मैं आपको बताता हूँ कैसे कुछ क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसमें। ऐसे कारपेट्स लगाने हैं, आपको डायमेंशंस दे रखी है, तो कितना आएगा। अब यहाँ पर डायमेंशंस कितनी है 2 है, मतलब ये 2D फिगर है, ये 2D फिगर है। जब 2D फिगर की बात होती है या 2D आपके पास किसी भी टाइप का फिगर आता है, उसमें कुछ नंबर्स आपको काउंट करने हो तो आप एरिया कैलकुलेट करेंगे, एरिया का डिवीजन करेंगे कि जो बिगेस्ट फिगर है उसके एरिया में जो स्मॉलेस्ट फिगर है उसके एरिया को डिवाइड करो। यही अगर आपके पास किसमें आता है, कैसे कहता है कि एक रूम है क्यूब क्यूबॉइड या किसी भी टाइप का, उसके अंदर कुछ आपके जैसे सपोज आपके पास एक क्यूबॉइड है उसमें आपको क्यूब्स रखने हैं, तो उस केस के अंदर आप क्या कैलकुलेट करते हो, उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करते हो। तो इतना आप ध्यान रखना कि जब 2D फिगर हो तो एरियाज का रेशियो होता है और जब 3D फिगर हो तो वॉल्यूम्स का रेशियो होता है। ओके तो आराम से कर सकते हो। एरिया क्या निकलेगा इसका 10 इंटू 12 और इसका क्या निकलेगा 3 इंटू 2, तो ये घटा 4 टाइम, ये घटा 5 टाइम, 5 4 जा 20, 10 इंटू 12 3 इंटू 2, 2 से घटा ये 5 टाइम, 3 से घटा ये 5 4 से 20, ऑप्शन में नहीं है हमारे 20, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट 20 हो जाएगा। ठीक है एरिया दोनों का 120 और 6, 126 से डिवाइड करोगे 20 आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर नंबर ऑफ कारपेट्स कितने निकल के आएंगे 20 निकल के आएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो क्या दे रखा है। हाँ देखो इसमें क्या दे रखा है आपको, हाँ इसको करो, क्या दे रखा है x इक्वल टू
2/3 एंड y इज इक्वल टू 3/2। वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको, पहले ऐड करो और उसको डिवाइड करो अगेन y प्लस 2 करके, मतलब ये तो सेम ही हो गया y प्लस एक्स। अच्छा इसमें हम पहले सॉल्व करते हैं। आई थिंक यहाँ पर आपके पास माइनस का साइन हो सकता है, तो एक बार पहले कैलकुलेट करते हैं। अब कैलकुलेशन के अंदर आपको पता है, इनको ऐड करके देखो तो 2 + 3 और 3 + 2। अब ऐसे ऐड करो यहाँ पर और सेम टर्म ऐड करोगे तो ऑब्वियसली 1 आना है, तो 1 ऑप्शन में नहीं है, तो हम एक काम करते हैं यहाँ पर माइनस से सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ माइनस लगाओ, y माइनस एक्स इज डिवाइडेड बाय 3/2 माइनस 2/3। फिर कैलकुलेट करते हैं क्या आंसर देता है, देखते हैं। तो ये क्या बनेगा, एलसीएम आ गया 6, 4 और 9 कितना हो गया 13 इज डिवाइडेड बाय, ये कितना होगा 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 9 - 4 5/6। और जब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 13/6 इंटू 6/5 कैंसिल होगा, 13/5 आपका आंसर होगा। तो ये वाला देखो यहाँ पर हो सकता है ये नेगेटिव के अंदर आगे पीछे की वैल्यू हो, तो ये वाला जो ऑप्शन है 13 - 5, ये यहाँ पर कुछ मिस्टेक है इस क्वेश्चन में इधर, तो आपको ये ध्यान रखना है। जब इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास यही आएगा। अगर ये x - y होता ना तो ये वैल्यू नेगेटिव देता, जैसे x + y, x - y, सेम क्वेश्चन है डिवीजन के लिए, लेकिन एक बार प्लस में एक बार माइनस के अंदर दे रही है, तो इस केस में ये वैल्यू नेगेटिव देगा यहाँ पर, और नेगेटिव देने से ये माइनस बन जाएगा। और अगर ये ऑप्शन में 13/5 पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव आंसर बन जाता। ओके, तो ये आपको तो ध्यान रखना है उसके अंदर कि वैल्यू आपको किस टाइप में दे रही है। ठीक है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, उसको आराम से करोगे, अगर कैलकुलेशन सही है तो ऑप्शन भी करेक्ट होगा। कुछ ऑप्शन ऐसे देता है जो कंफ्यूज करने के लिए, मतलब आपका आंसर भी आता है गलत, आता है गलत वाला ऑप्शन भी आता है इसके अंदर, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास दे रखा है, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या दे रहा है, ए मेटेलिक सिलेंड्रिकल पाइप हैज आउटर रेडियस 3 मीटर एंड इनर रेडियस 2 मीटर। द लेंथ ऑफ द पाइप इज 70 मीटर देन द वॉल्यूम ऑफ मेटल इन द पाइप। देखो ये पाइप कुछ इस टाइप में है, आपके पास सिलेंड्रिकल शेप में है। अगर इसकी शेप बनाए तो ये कुछ ऐसे बनेगी। ये होलो सिलेंडर है। इनर और आउटर रेडियस की जब बात आती है, मतलब ये होलो सिलेंडर है जिसकी हाइट तो दे रही है आपको कितनी 70, और जो इनर और आउटर रेडियस दे रखी है इनको हम कैपिटल और स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा कैपिटल आर है, ये हमारा स्मॉल आर है। तो जो आउटर रेडियस है वो कितनी है हमारे पास 3 है, और जो इनर रेडियस है वो कितनी है हमारे पास 2 है। हाइट कितनी है इसकी हमारे पास 70। अब आपसे ये पूछा गया है कि इसका वॉल्यूम, जब होलो पार्ट होता है तो एक्चुअली में इसका जो वॉल्यूम होता है वो πr² होता है, और हमारे पास ये होलो सिलेंडर है, तो होलो सिलेंडर का जो वॉल्यूम चलता है वो क्या चलता है πr² - r², और क्या चलेगा यहाँ h। तो पाइप के तो पाई टर्म में आंसर चाहिए, तो इसको तो ऐसे ही रखो। अब यहाँ कितना है 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और इंटू में 70। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 - 4 5, तो 5 × 70, 5 × 70, तो क्या ऑप्शन आ रहा है 355। क्या रहा है 355, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, जो होलो पार्ट होता है उसका वॉल्यूम ऐसे लिखा जाता है, एक्चुअल में ये r² ही होता है यहाँ, लेकिन होलो का मतलब क्या हो गया, दोनों रेडियस को माइनस करना होगा हमें, इसमें से और इसको माइनस करना होगा। वॉल्यूम जब निकालते हैं तो आउटर का वॉल्यूम और इनर का वॉल्यूम माइनस करते हो तो ये होलो पार्ट का निकलता है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसे अप्लाई किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास आ गया 18 नंबर क्वेश्चन। क्या दे रखा है देखो, इफ द बेस एंड द हाइट ऑफ ट्राइंगल आर बोथ डबल, दोनों को क्या कर दिया गया है डबल कर दिया गया है, देन द एरिया विल बी द ओरिजिनल ट्राइंगल इज। ओरिजिनल ट्राइंगल से उसके एरिया का क्या रेशियो है, क्या रिलेशन है, वो आपको बताना है। तो देखो सपोज हमारे पास पहले जो ट्राइंगल था T1, ट्राइंगल 1 है, उसकी जो रेडियस है वो है r रख लेते हैं अपने, या x रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, r रख लो, r से हम कर लेते हैं इसको, ठीक है। रेडियस नहीं है, ट्राइंगल हाइट आएगी इसके अंदर, ठीक है। बेस को b रखा और हाइट को h रखा। अब कह रहा है जो T2 है, सेकंड ट्राइंगल है, सेकंड ट्राइंगल में कह रहा है उसका जो दोनों डबल करी गई है, तो ये 2b हो जाएगा
और ये 2h हो जाएगा। जब हम इसका एरिया निकालते हैं तो फॉर्मूला आता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और जब इसका एरिया निकालेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसे चलेगा। ये डबल हुआ है, एक 2 से एक 2 तो कट गया, तो ये बनेगा 2bh और ये बन गया हाफ bh। कितना है ये bh का हाफ हो रहा है और ये bh का डबल हो रहा है, तो कितना टाइम इंक्रीज हुआ, ये कितना टाइम इंक्रीज हुआ बताओ। ये 2 इंटू bh, यहां पर हाफ इंटू bh है ना, तो ये वैल्यू रख दो डायरेक्ट इसके अंदर। ये डायमेंशन लेके करोगे तो भी आपका आंसर निकल जाएगा। तो कितना डबल हुआ इससे, 4 टाइम डबल हो गया ना, हाफ है ये और ये कितना है 2, तो ये कितना टाइम इंक्रीज हो गया, 4 टाइम इंक्रीज हो गया आपका एरिया, है ना। मतलब ये हाफ टाइम है, तो इसका आप करके देखो ये कितना निकल के आएगा, हाफ 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 करोगे तो कितना टाइम जा रहा है, ये 4 टाइम जा रहा है। ओके, तो आपका 4 टाइम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चले आगे, नेक्स्ट। चलिए ये करिए, 19 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर विच इज द स्मॉलेस्ट। देखो जब स्मॉलेस्ट की बात आती है तो आपको पता है जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं ना, तो पॉजिटिव तो स्मॉलेस्ट में खत्म हो गया, ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा ऑप्शन में। तो बचा क्या हमारे पास, माइनस का 5/7 और माइनस का 4/7, इन दोनों में से कौन सा नंबर छोटा है। तो वैसे तो देखो अगर ये प्लस में होता तो हमें पता है कि जो नंबर ऊपर जितना बड़ा है उसकी वैल्यू उतनी बड़ी होती है, नेगेटिव में इसका अपोजिट होता है कि जो नंबर बड़ा है उसकी वैल्यू क्या रहती है, छोटी। तो इसमें छोटा कौन होगा, -5/7 स्मॉलेस्ट नंबर आएगा। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो बिना पेन चला जाता आराम से। नेक्स्ट, हाँ इस स्टेटमेंट को देखिए और बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट है। Which of the following statement is true? यहां पर कुछ स्टेटमेंट है, आप देखेंगे कौन सा इसमें ट्रू होगा। जैसे पहला स्टेटमेंट कह रहा है फ्रैक्शंस आर रैशनल। फ्रैक्शंस जो p/q में a/b में पॉजिटिव में रखे जाते हैं, फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर बट इंटीजर्स आर नॉट। कह रहा है फ्रैक्शन तो रैशनल होते हैं बट इंटीजर्स नहीं होते। अगर आपको इंटीजर की डेफिनेशन पता है, सॉरी रैशनल की डेफिनेशन पता है, तो p/q फॉर्म में ये जो p और q दोनों होते हैं ये इंटीजर्स ही होते हैं। क्या होते हैं, ये दोनों इंटीजर्स ही होते हैं। तो ये पहले वाला तो करेक्ट नहीं है। फिर कहता है बोथ फ्रैक्शंस एंड इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, ये सही है। एक बार आगे के ऑप्शन देखते हैं, नाइदर फ्रैक्शन नोर इंटीजर, मतलब फ्रैक्शन और इंटीजर दोनों को कह रहा है कि रैशनल नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता। इंटीजर्स आर रैशनल बट फ्रैक्शंस आर नॉट, फ्रैक्शंस इंटीजर्स रैशनल क्यों नहीं होते, हो सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन भी हमारे इनकरेक्ट है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। फ्रैक्शंस a/b और रैशनल सिमिलर होते हैं बट फ्रैक्शंस पॉजिटिव में रहते हैं, आपको ध्यान है, और इंटीजर्स से ही रैशनल बनते हैं, तो ये दोनों करेक्ट होंगे, तो दोनों ही रैशनल होंगे। ओके, नेक्स्ट चलिए इस क्वेश्चन को करिए, क्या दे रखा है, कह रहा है इन ए क्वाड्रिलेटरल द सम ऑफ 3 एंगल्स इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द 4th एंगल। हमारे पास एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 3 एंगल्स वो हमारे 4th एंगल के ट्वाइस है, सम ऑफ 3 एंगल्स। अगर हम मानते हैं कि ये जो 4th एंगल है इसको अगर x मानो, है ना, तो वो 3 एंगल्स का क्या है, इक्वल टू ट्वाइस दी 4th एंगल। तो एक अगर हम मानते हैं वो जो तीनों एंगल है, वो जो 3 एंगल्स है उनका सम जो है वो x है। क्या है उनका सम, x है। तो जो 4th एंगल निकलेगा, वो कितना निकलेगा, इनका क्या है 4 टाइम नहीं ट्वाइस है, तो 2x निकलेगा। आए समझ में। तो आपके पास जो तीनों एंगल है उनका सम, तो हमें नहीं पता कितने भी हो सकते हैं, 30, 60, 50 कुछ भी हो, हमें नहीं पता, लेकिन उनके तीनों का सम x ले सकते हैं क्योंकि तीनों के सम का रिलेशन हमें 4th के साथ दिया हुआ है। तो जो 3 एंगल्स है वो अगर x है तो 4th एंगल कितना हो जाएगा, 2x। अब आपको पूछा ही क्या है, 4th एंगल की वैल्यू। तो आपको पता है जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें चारों एंगल का सम जो होता है वो 360 होता है। तो आप 2x प्लस x करते हो तो किसके इक्वल जाता है, ये 360 के। ये आ जाएगा आपका 3x इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहां से, 120। x की वैल्यू क्या निकलेगी, 120। सम ऑफ 3 एंगल्स, एक सेकेंड, इन ए क्वाड्रिलेटरल द सम ऑफ 3 एंगल्स इज इक्वल टू
ट्वाइस दी फोर्थ एंगल, फोर्थ एंगल का ट्वाइस है। तो अगर हम इसको ट्वाइस में लेके चलते हैं 240 लेके चलते हैं, तो 240 तो ऑप्शन में नहीं है। इन क्वाड्रिलेटरल द सम ऑफ थ्री एंगल्स इज इक्वल टू दी ट्वाइस दी फोर्थ एंगल। अच्छा, हाँ एक सेकेंड, यहां पर आप क्या करोगे, ये वाली जो वैल्यू है ना इसका 4 टाइम है। मतलब अगर आप इस एंगल को x लेते हो, इस एंगल को x लेते हो, देखो फोर्थ एंगल का ट्वाइस है, तो फोर्थ एंगल x है तो डबल करोगे तो इसके सम जाएगा 3 एंगल के। तो अगर फोर्थ एंगल x है तो ये हमारा कितना आएगा 2x है। तो स्टेटमेंट सही, लेकिन हमारे पास क्या है 3 एंगल्स के अकॉर्डिंग आएगा ये। तो आंसर क्या है, x की वैल्यू क्या है 4, तो ये हमारा क्या ऑप्शन आंसर कौन सा हो जाएगा 120। तो 120 हमारा करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ एंगल का 3 टाइम, क्योंकि तीनों एंगल मिलाकर अकेला अगर ये होता तो उसमें 240 तक जाता, वो डबल करते उसके। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ ये भी क्वेश्चन देखो, अच्छा है। आपको दे रखा है ए डाई इज रोल्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 1। एक डाई को थ्रो करने पर एक ऐसे नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ जो 1 से तो बड़ा है और ऑड भी है। तो 1 से बड़े नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 है, 3 है, 4, 5 और 6 तक जाता है। अब 2 से बड़े भी होने चाहिए और ऑड भी होने चाहिए। तो ऑड कौन कौन से, ये 2 नंबर है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 2 अपॉन कितना आएगा 6, कैंसिल करोगे तो कितना आंसर देगा 1/3। तो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ध्यान रखना कि आपको दे क्या रखा है, ग्रेटर देन इक्वल भी कह सकता है। अगर ये कहता है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 एंड ऑड ऐसे कहता तो 1 भी इंक्लूड होके उसमें 3/6 बन जाता। तो ये कुछ इसमें टर्म्स होती है वो आपको ध्यान रखनी होती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो, है ना। A survey of 300 people found that 30 of them play cricket in a pie chart. What would be the sector angle of the group? आपको अगर पता हो कि सेक्टर एंगल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आपके पास जो भी पर्टिकुलर एक टर्म के लिए पूछा जाता है उसके अपॉन में टोटल वैल्यू। तो सर्वे कितने लोगों का हुआ है 300 पीपल का, तो 30 आउट ऑफ 300 का रेशियो आपसे पूछा है। और उसको जब सेक्टर के एंगल में निकालते हैं तो पाई चार्ट में कंप्लीट एंगल 360 का होता है। तो इनटू में क्या जाएगा 360 जाएगा, एंगल इसी से फाइंड करते हो। तो ये कैंसिल हुआ 10 टाइम, 0 से 0 कैंसिल हुआ, आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, 36 डिग्री का सेक्टर एंगल बनेगा उस पर्टिकुलर एक टर्म के लिए। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए। ये देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या है, हमें दे रखा है 3 मेटेलिक सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। इनको मेल्ट करके एक नया एक सिंगल बड़ा क्यूब बनाया गया है। तो आपको ये बताना है कि नए क्यूब की साइड क्या होगी। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्वेश्चन सॉल्व करवाया, उसमें मैंने बताया जब भी कोई एक फिगर दूसरे में रिकास्ट होता है या दूसरे में फॉर्म करता है, कन्वर्ट होता है, तो जब 2D है तो उनके रेशियोज को आप एरियाज के रेशियोज को डिवाइड करते हो, और जब 3D होता है तो उनके वॉल्यूम्स का आपको निकालना होता है। तो जैसे मान लो यहां पर भी क्या है, इसका वॉल्यूम निकालो। जो तीनों क्यूब है, क्यूब 1, क्यूब 2 और क्यूब 3 के वॉल्यूम को, वॉल्यूम क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है साइड क्यूब। तो C1 का क्यूब, C2 का क्यूब और C3 का क्यूब आपको निकालना है। तो ये आएगा 6 का क्यूब, इधर 8 का क्यूब और इधर 10 का क्यूब। तो ये आप कैलकुलेट करो कितना आता है। 6 का क्यूब होता है 216, चलो यहीं करते हैं 216, ये आता है 512 और ये होता है आपका 1000। इन तीनों को ऐड करो, कितना बन रहा है 1728। और जब ये हमारे पास कैलकुलेट होता है और नए क्यूब में कन्वर्ट होता है तो उनका वॉल्यूम सेम रहता है। मतलब नए क्यूब का वॉल्यूम और जो ये तीनों क्यूब है छोटे वाले जिनसे ये रिकास्ट हुआ है उनका वॉल्यूम सेम है। तो ये वॉल्यूम सेम है तो नए क्यूब की भी साइड क्या होगी, वॉल्यूम क्या होगा साइड क्यूब। तो ये किसका क्यूब रूट है 1728 का क्यूब रूट निकालो, किसका होता है ये 12 का। तो नए क्यूब की जो साइड आएगी वो कितनी आएगी 12 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। अब आप क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना। कह रहा है
the smallest number that should be added to or subtracted from the sum of the square of 9 and 10। देखो स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर रहा है कि वो छोटे से छोटा नंबर बताओ जो या तो ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट, मतलब केस तो आपको दोनों ही निकालने हैं, पर उन दोनों में छोटा कौन सा है ये नंबर आपको बताना है। फॉर्म दी सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 9 एंड 10। देखो 9 का स्क्वायर करो और 10 का स्क्वायर करो, इनके स्क्वायर का सम जो नंबर हमें मिलेगा उसका परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए कितना ऐड करें या कितना सब्ट्रैक्ट करें। तो देखो ये बन गया 181, कितना बना, इनका स्क्वायर करके ऐड करोगे 181। अब 181 से छोटा स्क्वायर नंबर और इससे बड़ा स्क्वायर नंबर देखो कौन कौन सा है। इससे छोटा जस्ट छोटा नंबर होगा 169 और इससे जस्ट बड़ा नंबर होगा 196। मतलब हमारे पास कितना इसके अंदर, हम देखो यहां पहुंचना है तो हमें कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और यहां पहुंचना है तो हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो ये देखो यहां पर कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है हमें, 12 करना पड़ रहा है सब्ट्रैक्ट, और वहां जाने के लिए कितना ऐड करना पड़ रहा है, 15 ऐड करना पड़ रहा है। तो इन दोनों नंबर में ये कह रहा है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड एंड व्हाट शुड बी एडेड। तो ये दो केस बनेंगे। इनमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 12। कौन सा है, 12। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 12। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना, डायरेक्ट मत करिए ना कि यहां पर ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में 15 भी है। ओके, तो इसको ध्यान से करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये भी आपके पास क्वेश्चन जो आया है ये किसके ऊपर है, प्रोपोर्शन वाले चैप्टर के ऊपर आया है। डायरेक्ट या इनवर्स चेक करते हैं। इफ 5 men can do a piece of work in 28 days। अब देखो 5 लोग हैं 28 दिन में काम कर रहे हैं, ठीक है। 5 लोग कितने दिन में काम कर रहे हैं, 28 दिन में। Then the number of the persons required to do the same work in 7 days। अब ये सेम ही काम को 7 दिन में खत्म करना है तो कितने चाहिए होंगे। देखो यहां से आपने देखा कि 5 लोग कर रहे थे 28 दिन में, अब दिन कम हो गए हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा, नंबर ऑफ पर्सन क्या होंगे, बढ़ेंगे। नंबर ऑफ पर्सन क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो ये हमारा कैसा प्रोपोर्शन हो गया, इनवर्स का प्रोपोर्शन हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई से। 5 into 28 इज डिवाइडेड बाय 7। 7 से कैंसिल करो, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं ना, पहले रेशियो निकाल रहे थे, डिवाइड कर रहे थे जब डायरेक्ट में होता है, अभी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो ये 4 टाइम कैंसिल हुआ, 5 4 जा कितना होगा, 20। मतलब कितने लोग और चाहिए होंगे हमें, 20 लोग चाहिए होंगे ताकि वो काम हमारा खत्म हो जाए। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन देखो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। क्या दे रखा है, मन्नू बाइज ए प्रेशर कुकर 9/10 है। क्या लिखा हुआ आपके पास, 9/10 ऑफ इट्स मार्क सेलिंग प्राइस। मतलब उसका जो एमपी है उसका 9/10 पे क्या कर रहा है, वो उसको परचेज कर रहा है, उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो उसके कितना आ रहा है, 9/10 आ रहा है। एंड सेल इट 8% मोर देन मार्क प्राइस, और जो मार्क प्राइस है उससे 8% ज्यादा में वो सेल कर रहा है, तो उसको प्रॉफिट होगा या लॉस, अभी चेक कर लेते हैं। मान लो उसका जो एमपी है वो देखो एक्स में मानोगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसमें आप मान के चलो 100 लेके चलो कि एमपी उसका 100 रुपए है। अब जो उसका सीपी रहा था वो क्या था कि इसका 9/10 है, किसका, मार्क प्राइस का 9/10 टाइम, तो 9/10 करोगे, कैंसिल करोगे ये 10 टाइम, तो कितना आया सीपी, 90 रुपीज। अब कह रहा है उसको वो सेल कर रहा है, सेलिंग प्राइस क्या है इसकी, सेल्स इट एट 8% मोर, 8% ज्यादा में बेच रहा है। तो उसका एमपी अगर हमारे पास 100 है तो उसका एसपी 8% निकाल के ऐड करो, तो 100 का 8% कितना होता है, 8 रुपए। 8 रुपए ज्यादा में बेचेगा मार्क प्राइस से, ध्यान रखना कॉस्ट प्राइस से नहीं है ये, मार्क प्राइस से। तो कितने रुपए में बेचा उसने, 108 में। अब ये जो डिफरेंस आया है वो हमारा प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये डिफरेंस कितना दे रहा है हमारा, 18 रुपए का, और किसके रिस्पेक्ट में देता है, 90 के रिस्पेक्ट, मतलब सीपी के रिस्पेक्ट में, और इनटू में क्या आता है, 100। तो इसको कैंसिल करो, 90 18 5 जा 90, 5 से इसको कैंसिल करो 20, मतलब 20% का आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो 20% हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसका आप ध्यान रखेंगे। क्या कह रहा है, अगर देखो इसमें तो डायरेक्ट परसेंटेज दे रखा है, कभी कुछ नंबर्स के साथ परसेंटेज भी आते हैं कि कोई जैसे एक मैं फॉर एग्जांपल कोई सैलरी इतनी इंक्रीज हो रही है,
पहले सैलरी इतनी थी, फिर इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई, या 2 टाइम इंक्रीज हुई, 2 टाइम डिक्रीज हुई, तो उसके रेस्पेक्ट में ये क्वेश्चन आता है। तो आप देखेंगे इसमें एक फॉर्मूला है, आप डायरेक्ट देखो, जब दो परसेंटेज एक साथ गिवन हो, चाहे वो एडिशन में हो, चाहे इंक्रीजिंग में हो, चाहे डिक्रीजिंग में हो, 1 टाइम इंक्रीज 1 टाइम डिक्रीज कैसा भी हो, आप इंक्रीजिंग के केस में क्या लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। आपको पता है इंक्रीज मतलब प्लस होना, और डिक्रीज का मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, माइनस होना। तो यहां पर हम 2 टर्म है, फर्स्ट और सेकंड। यहां फॉर्मूला आपको याद रखना है, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ये तो वैसे तो जनरल फॉर्मूला है, इस जनरल फॉर्मूले को रिलेट करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के केस में। अब ये प्लस के लिए लिखा तो आपको प्लस के लिए नहीं लिखना, प्लस आप ये जो ए बी है वो हमारे जो गिवन परसेंटेज होते हैं वो होते हैं। आप इसके अंदर इंक्रीजिंग में है तो प्लस लिखेंगे, डिक्रीजिंग में है तो माइनस लिखेंगे। तो यहाँ पहले इंक्रीज हो रहा है 10, तो हमने लिख दिया 10 प्लस में, फिर हो रहा है डिक्रीज 20, तो माइनस का 20, फिर एक बार इंक्रीज एक बार डिक्रीज का केस है, तो 10 इंटू 20, 1 प्लस 1 माइनस, तो बाहर माइनस लगा दो, अपॉन में क्या रहेगा 100। फाइनल रिजल्ट क्या था देखो, अरे सॉरी, ये बन गया हमारा, ये क्या बनेगा हमारा, यहां तो 10 था और माइनस का 20 था, तो ये तो माइनस का 10 बन गया, और यहां से देखो 0 से दोनों 0 कट गए, 2 1 जा 2, ओवरऑल हो गया माइनस का 12, मतलब 12% डिक्रीमेंट हो रहा है। 12% क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट, डिक्रीजिंग ऑफ द पॉपुलेशन आपसे पूछा है, तो 12% का आपके पास आंसर आएगा। इसका कितना आएगा, 12% का आपका आंसर आएगा। तो आप ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, इसके बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से। क्या दे रखा है, इन ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, इफ AB इक्वल्स टू 10, CD इक्वल्स टू 6 एंड एंगल A और एंगल D का जो सम है वो 180 है। देखो पहले तो हमें कोई क्वाड्रिलेटर कैसा भी बना लेते हैं, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटर अपने तरफ से कैसा भी क्वाड्रिलेटर बना लीजिए। अब इसको देते हैं ABCD। एक चीज है छोटी सी, एक वैल्यू, एक टर्म होती है छोटी, आपको ध्यान रखनी है। कह रहा है एंगल A और एंगल D का सम 180 है, मतलब इसका सम। जब आपके पास ऐसे एंगल आते हैं जिनका सम 180 होता है, क्वाड्रिलेटरल में होता है, और एंगल जो होते हैं वो को इंटीरियर है। देखो ये को इंटीरियर एंगल है, पास पास वाले दोनों एंगल है। को इंटीरियर का सम तभी पॉसिबल है जब उसकी नॉन कॉमन आर्म्स जो होती है वो पैरेलल होती है, व्हिच मींस ये वाली साइड्स क्या होनी चाहिए, पैरेलल। अब वन पेयर हमारा पैरेलल है, वन पेयर क्या है, पैरेलल, और वन पेयर पैरेलल का एक ही केस है हमारे पास, कौन सा, ट्रेपेजियम का। तो एक ट्रेपेजियम शेप जो होती है वो हमारे वन पेयर पैरेलल में आती है। अब साइड्स तो हो सकती है इसमें ये 6 हो ये 10 हो, है ना, और दोनों साइड भी नहीं दे रखी, कोई रिलेशन भी नहीं दे रखा, कोई एंगल भी वैसे नहीं दे रखा कि 90 है या कुछ ऐसा नहीं है। तो ये रिलेशन हमारा सिर्फ और सिर्फ ट्रेपेजियम को रिप्रेजेंट करता है। रोम्बस होता तो साइड्स इक्वल होती, स्क्वायर में साइड्स इक्वल, एंगल 90 डिग्री के। पैरेललोग्राम होता तो दोनों पेयर आमने सामने के दोनों पेयर पैरेलल होने चाहिए थे। अगर वो कहता ना, जैसे अपन अपने पास केस क्या होता है, पैरेललोग्राम में भी को इंटीरियर 180 बनाते हैं, बट उस केस में आपके पास दोनों साइड में ये वाले भी 180 होने चाहिए और ये वाले भी 180 होने चाहिए। तो इनका तो कोई रेशियो दे ही नहीं रखा, रिलेशन भी नहीं दे रखा, सिर्फ इतना दिया है कि वन पेयर साइड वो जो वन अपोजिट साइड्स है वो पैरेलल है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा, ट्रेपेजियम का। तो ये हमारा करेक्ट है। तो इसके लिए आपको जो ये क्वाड्रिलेटरल्स होती है उनकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर। क्या देखा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और इसको भी आपको ध्यान रखना है, आराम से सॉल्व कर सकते हो। आपने ऐसे काफी क्वेश्चन सॉल्व किए भी होंगे, ठीक है। तो देखो क्या दे रखा है, थोड़ा नीचे करते हैं इसको, अब आप सॉल्व करेंगे इसको। देखो क्या दे रखा है आपको, the radii of two cylindrical vessels are in the ratio of 1:3 and their heights are in the ratio 1:2. वॉल्यूम, अब दो अलग अलग सिलेंडर है तो आपने अलग अलग वॉल्यूम के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो पाई आर स्क्वायर एच इज टू, रेशियो है ना, पाई कैपिटल आर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि रेडियस दोनों की अलग अलग है तो यहाँ पर कैपिटल आर स्क्वायर और कैपिटल ही एच, दो अलग अलग सिलेंड्रिकल पार्ट है। पाई से पाई तो कैंसिल हो जाता है वैसे ही। अब देखो फर्स्ट की रेडियस कितनी है, 1, तो 1 का स्क्वायर 1, और उसकी हाइट कितनी है, वो भी 1 इज टू। सेकंड की रेडियस है 3, 3 का स्क्वायर 9, और हाइट कितनी है 2, तो ये 1 into 1, 1 is to 9 to the 18, तो 1 is to 18 आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। 1 is to 18 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये 30 नंबर हो गया, 31 की तरफ चलो। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन को देखो, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। क्या दे रखा है देखो आपको, A real estate agent received 50,000 as commission, which is 4% the selling price। अगर थोड़ा सा माइंड आपका वर्क करता है तो आप इसको आराम से देखते पहचान जाओगे ये क्वेश्चन किस टाइप में है। कह रहा है कि एक ऐसा एजेंट है जो 50,000 कमीशन लेता है, और कमीशन कब मिलता है, जब कोई प्रॉपर्टी उसने सेल की होगी। तो वो जो उसको जो कमीशन मिला है वो उसकी सेलिंग प्राइस, जो प्रॉपर्टी उसने सेल की है उसका 4% है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि कोई एक पर्टिकुलर डेटा का ये 4% है, या पर्टिकुलर नंबर का ये 4% कौन है, 50। अपन कैसे कह सकते हैं कि 4% ऑफ सेलिंग प्राइस, मतलब x ले लो, 4% ऑफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू किसके इक्वल जा रहा है, ये 50,000। एक तो ये आपका तरीका है, एक मेथड आप ये यूज कर सकते हो। अदरवाइज एक मेथड आपके पास ये भी होता है कि जो ऑप्शन है उसमें देखो 4% 50,000 किसका, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका अगर आप कितना निकालते हो, 4% निकालते हो, तो वो आपका 50,000 निकल के आता है। तो ये भी आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हो। तो आपको पता है x इक्वल टू कितना जाएगा, 50,000, 4% डिवाइड में जाएगा तो 4 इंटू 100 चला जाएगा, डिवाइड करो, ये कट गया 25 टाइम, 25 5 जा 125, तो क्या निकल के आएगी 125 और 4 टाइम 0। तो कौन सा ऑप्शन है 125, देखो दो ऑप्शन है 125 में, एक तो 3 टाइम 0, एक 4 टाइम 0, तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास ये दे रखा है 1,25,000। अब 1,25,000 का 50,000 जो होता है वो कभी भी 4% नहीं होता, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाता, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 125 वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करिए, ये थोड़े से घुमा के देते हैं क्वेश्चन, बाकी इजी आता है, ज्यादा टफ नहीं है। ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो क्या दे रखा है, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 81√2, एरिया दे रखा है, और इट्स हाइट इज, अब आपको बतानी है उसकी हाइट क्या है। एक ट्राइंगल है इक्विलेटरल, ऐसा ट्राइंगल है हमारे पास इक्विलेटरल जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, इसकी हाइट पूछिए आपसे क्या है। अब देखो आप इस पे एरिया की जब बात करते हैं तो एरिया का फॉर्मूला होता है √3 साइड स्क्वायर, √3 साइड स्क्वायर बाय 4, ये आपको कितना दे रखा है 81√3 के इक्वल। 80√3 से तो √3 कट गया, a स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा 81 इंटू 4, a की वैल्यू स्क्वायर रूट करना है तो यहाँ से तो 9 बार निकला और यहाँ से 2 निकला, तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 9 2 जा 18। इसकी साइड कितनी है ट्राइंगल की, साइड कितनी है ट्राइंगल की, हमारे पास यहाँ एक ट्राइंगल है, इसकी साइड कितनी निकल के आई है 18, मतलब ये भी 18, ये भी 18 और ये भी 18। अब बतानी है हाइट कितनी है, तो इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप पाइथागोरस का यूज करो, जैसे यहाँ 90 डिग्री होती है, हाइट आपको पता होनी चाहिए, एल्टीट्यूड को ही कहते हैं, तो या तो आप पाइथागोरस यूज करो। अदरवाइज आपको पता है कि ये जो एरिया है वो इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू ये लिखा जा सकता है 81√3। आपके पास बेस दे रखा है 18, अगर बेस 18 है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर बेस, मतलब बेस की जगह लिख दो 18, 1/2 इंटू बेस कितना है 18 इंटू h इज इक्वल टू कितना है 81√3। ये कैंसिल करो 9 टाइम, 9 से ये कैंसिल होगा 9 टाइम 9√3, हाइट कितनी निकली इसकी 9√3 आपका आंसर होगा ना। काफी इजी क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, तो आराम से कर सकते हो अगर थोड़ा सा आपको बेसिक आपका नॉलेज अच्छा है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका 9√3 वाला। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है, आपको दे रखा है यहां पर 15 इज, देखो ये क्वेश्चन है यहां से 15 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर एंड दैट द नंबर डिक्रीज बाय 20%, मतलब एक नंबर है हमारे पास, उसमें से अगर मैं 15 सब्ट्रैक्ट करूं तो उसी नंबर का कितना डिक्रीमेंट हो जाएगा 20% डिक्रीमेंट। तो अगर कोई नंबर 20% डिक्रीज हुआ तो वो कितना रह गया 80% रह गया। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि एक नंबर है x, उसमें से अगर मैं 15 सब्ट्रैक्ट करूं तो वो किसके इक्वल चला जाएगा, उसी नंबर का, इस x का कितना परसेंट 80%, तो 80x बाय 100 रह जाएगा। ये सही है, यहां तक आराम से समझ में आया कि एक नंबर है उसके अंदर से 15 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कितना डिक्रीमेंट हो रहा है, उसका डिक्रीजेस कितना हो रहा है 20%, मतलब ये इतना रह जाएगा हमारे पास। अब इसको कैलकुलेट करके सॉल्व करते हैं, जैसे ये x - 15 है, अगर इसको सॉल्व करें तो 0 से 0 कैंसिल, 0.8 x आ गया,
इधर लेके आओ, तो ये x प्लस 0.8 x इक्वल टू कितना चला गया 15, ये कितना हो जाएगा 1.8 x इक्वल टू 15, x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी यहाँ से 15 बाय 1.8, अगर यहाँ से पॉइंट उठाओगे तो ये कितना आएगा 0, कट रहेगा ये x इक्वल्स टू कितना आ रहा है 150 बाय 18, अगर कैंसिल करते हो इसको तो ये देखो 3 से कैंसिल करो तो 50 बाय 9 आ गया, नहीं 50 बाय 6 आ गया, और भी कैंसिल हो रहा है ये 25 बाय 3 आ गया, है ना, 2 से कैंसिल करोगे तो ये, अभी ये नंबर आया हमारे पास इस फॉर्म के अंदर। अब ये आगे भी कह रहा है क्वेश्चन, देन व्हाट इज 60% ऑफ नंबर, अब इसका 60% निकालना है तो इनटू में 60 बाय 100 करो, तो 3 से कटा 15 टाइम, सॉरी 3 से कटा कितने टाइम 20 टाइम, ये 20 टाइम कटा, ये कटा 4 टाइम, ये कटा 5 टाइम, तो नंबर क्या आया हमारे पास 5। एक सेकंड, देन व्हाट इज 60% ऑफ द नंबर, ये नंबर था इसका 60% कितना आएगा 25 बाय 3 आया, इनटू में 60% निकालना उस नंबर का, तो 5 5 5 5 5, क्या मिस्टेक कर दी, 0 से 0 कटा था, ये 0 कटेगा नहीं, ये आ गया 0.8x, इधर आ गया, ऐड करोगे 1.8 x प्लस 0.8, 1.8 डिवाइड में गया, पॉइंट उठाया 150 बाय 18, कैंसिल किया हमने इसको, किससे कैंसिल किया था 3 से, ये 50 3 से कैंसिल हुआ 6 टाइम, फिर ये कैंसिल होगा तो ये 25 बाय 3, ये एक नंबर आया x। अब इस x नंबर का देन व्हाट इज द 60% ऑफ द नंबर, उस नंबर का 60% कितना होगा, तो होना तो 5 ही चाहिए, ऑप्शन गलत है या कुछ गड़बड़ होगी, 35 x minus 15 is subtracted from a number, then that number decreases by 20%, x minus 20%, 20 by 100, 100x minus 20x, तो 80x ही बचेगा, ये तो इक्वल तो सीधा है। हाँ अच्छा एक सेकंड, हाँ यहाँ गड़बड़ होगी, ये यहाँ पर जो नंबर आया था ये उधर प्लस हुआ है तो ये माइनस होगा यहाँ पे, है ना, हाँ ये माइनस से मिस्टेक में देखो गलत हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि ये जैसे 5 दे देगा ना, यहाँ पे हमने निकाल भी लिया तो ऑप्शन हमारा 5 आ जाता है तो हम उस पर उसको करेक्ट कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें इधर आएगा तो ये नेगेटिव होगा, तो ये कितना बचेगा यहाँ से, तो इसको मैं पूरा इधर से हटाता हूँ, ये हटाता हूँ, आगे वाला क्वेश्चन वापस सोल्व करते हैं, तो क्या बनेगा हमारे पास, अब देखो यहाँ से अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो कितना बचेगा 0.2x इक्वल टू 15, है ना, इक्वल टू 15, x इक्वल टू कितना आएगा 15 बाय 0.2, पॉइंट उठाया 150, x की वैल्यू 75 आ गई, कितनी आ गई 75, अब x की वैल्यू 75 मिली है हमें, इसका 60% निकालना है, तो 75 का 60% कितना होता है 60 बाय 100, 25 से काटो ये 3 टाइम, ये 25 से 4 टाइम, 4 से काटो ये 15 टाइम, 15 3 जा 45, ऑप्शन नंबर डी आपके पास आ गया, ठीक है। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारी यहाँ मिस्टेक हुई थी जिस वजह से हमारा आंसर गलत आ रहा था, अब ये सही है, 45 हमारा उस पर्टिकुलर नंबर का कितना परसेंट है 60% है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द एवरेज ऑफ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये भी क्वेश्चन आपके बार बार आता है, मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू सेम होता है, अलग नहीं होता है कुछ भी, द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जुगेटिव, अब कॉन्जुगेटिव अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया कॉन्जुगेटिव जो कंटिन्यू होते हैं नंबर, और कैसे किस टाइप के नंबर, इवन नंबर इज 40, देन व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, अब 5 नंबर है और वो भी इवन है और उनकी एवरेज है, तो एवरेज के लिए क्या करते हैं x प्लस 2 सेकंड नंबर, ये हमारा थर्ड नंबर, ये हमारा फोर्थ नंबर, इवन चल रहा है तो यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 6 और यहाँ आएगा 8, ये 5 नंबर आगे देखो 1 2 3 4 और 5, अब कहता है इनका एवरेज है, एवरेज के अंदर जितनी भी टर्म्स होती है उतना ही डिवाइड करते हैं अपने, है ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एवरेज मीन, ठीक है। तो यहाँ से जो अपॉन में 5 था वो किसके इक्वल जा रहा है 40 के इनटू में जा रहा है, तो 40 इंटू 5 कर दो, देखो इसके अपॉन में रहेगा 5 को मल्टीप्लाई में लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, ठीक है। ये कैलकुलेशन करनी नहीं होती, डायरेक्ट आपको सॉल्व करने होते हैं, कुछ स्टेप्स को स्किप करोगे तो आपको इन टाइम पेपर में आप पेपर कंप्लीट कर पाओगे। तो x कितना 5 टाइम है 5x प्लस 4 और 2 6 6 12 20
इज इक्वल टू में 45 का कितना होता है 200, तो 5x इक्वल टू कितना निकल गया हमारा 20 माइनस करो 180, 180 को 5 से डिवाइड करो, x की वैल्यू कितनी आएगी 36, ठीक है। तो ऑप्शन है 36 हमारा बिल्कुल है। और लार्जेस्ट नंबर पूछा है, एक सेकंड, लार्जेस्ट नंबर पूछा है तो ये तो स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, पूछा क्या है लार्जेस्ट नंबर, तो इस 36 में 8 ऐड करो, सबसे बड़ा नंबर तो यही होगा, 8 ऐड करोगे 36 में तो 44 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 44 वाला। देखो 36, 38, 40, 42 और 44 तक जाएगा ये, तो लास्ट ऑप्शन हमारा क्या है, सॉरी बड़ा ऑप्शन क्या है हमारा 44 वाला है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 35 नंबर क्वेश्चन देखो, क्या दे रखा आपको, कह रहा है सम ऑफ टू नंबर इज 3 टाइम देयर डिफरेंस, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर। ये भी काफी आराम से होने वाला क्वेश्चन है, कहता है दो नंबर है उनका सम करो, ये लो x प्लस वाई कर दो, और वो किसके इक्वल है 3 टाइम ऑफ इट्स डिफरेंस, मतलब उन दोनों नंबर के डिफरेंस का 3 टाइम्स, ठीक है। वैसे तो देखो इसमें मेंशन नहीं किया है, कई बार क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं ऑप्शन से हमारे पास यहाँ आंसर तो निकल जाएगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब डिफरेंस की बात होती है दो नंबर, अब दो नंबर कोई भी हो सकता है, उसने ये थोड़ी बोला है कि लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट का डिफरेंस है या क्या है, बट रेशियो में आ रहा है तो पॉजिटिव टर्म में लेते हैं, तो हम डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये बन रहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3x माइनस 3y। अब x को उधर ले जाओ, 3y को उधर ले आओ, तो 4y इज इक्वल टू में ये उधर माइनस होगा तो 2x, 2 से कैंसिल करो तो ये कितना बनेगा हमारा 2y इज इक्वल टू x। अब आपको कह रहा है कि फाइंड द रेशियो। अब देखो हमने पहला नंबर x लिया, दूसरा y है, तो y को अपॉन में भेजो, तो 2:1 ऑप्शन होगा इसका, क्या आएगा 2:1, ये 2 है और इसके अपॉन में 1 आएगा, y इधर चला जाएगा, ये y इधर भेजोगे ना, तो x अपॉन y 2/1, तो कौन सा 2:1 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो इसको आपको अच्छे से करना है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखो, अब कह रहा है ये भी क्वेश्चन आपके मीन वैल्यू पे आ गया, द मीन ऑफ 5 नंबर, इसमें इवन ऑड कुछ नहीं है, ओनली 5 नंबर है, इज 30 इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड। अब यहां जो क्वेश्चन आता है ये इसके ऊपर आता है, इसी को पकड़ना है। यहां से वन नंबर इज एक्सक्लूडेड का मतलब एक नंबर ऐसा जो हट गया, इंक्लूडेड मतलब एक नंबर जो ऐड हो गया, इसके ऊपर है। देयर मीन बिकम 28, पहले मीन कितना था 30, एक नंबर के हटाते ही क्या बन गया ये 28। अब आपको बताना है कि जो नंबर हटाया गया वो कितना, तो पहले हम चेक करते हैं कि टोटल नंबर थे क्या। तो जैसे मान लो x1, x2, x3, x4 और 5 नंबर है ना, x5, इन सब का मीन जो है वो 30 है, तो इन सब का सम कितना हो जाएगा 30 इंटू 5 नंबर है ना, द मीन ऑफ 5 नंबर, तो 150 हो जाएगा। और अब उसने ये कहा, ये तो पहला केस हो गया हमारा, फिर कहता है कि जो नया मीन है एक नंबर को हटाने पे वो 28 है, तो बच गए नंबर कितने 4, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ये जो आएगा वो आएगा मीन 28, और नंबर कितने थे 4, तो 4 से 28 को इंटू करो तो कितना आएगा 112 आएगा, 28 4 सा 112 है ना। अब आप इनका डिफरेंस देख लो कितना है, मतलब पहले ये सम था फिर ये सम, एक नंबर हटाया गया है, तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 38 का आ रहा है ना, 38 नंबर का डिफरेंस है, तो हमारा कौन सा नंबर एक्सक्लूडेड हुआ है 38 एक्सक्लूडेड हुआ है, ठीक है, आराम से कर सकते हो इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट देखो, अब क्वेश्चन नंबर 37 वाला देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करो इसको भी, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो ताकि आप आराम से इसका आंसर दे पाओ। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, if the perimeter of the base of cuboid is 37 मीटर, एक ऐसा क्यूबॉइड है जिसका बेस है 37, बेस का भी पेरीमीटर है। आगे कह रहा है whose length is 3 more than width and height is 5 less than width, जिसके अंदर आपको ये दे रखा है कि उसकी जो लेंथ है वो 3 ज्यादा है किससे, width से, और हाइट जो है वो 5 लेस कम है किससे, width से। आपको बताना है कि उस क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम के लिए LBH एग्जैक्ट हमारे पास होनी चाहिए। ध्यान रखना कि जब भी आपके पास क्यूबॉइड शेप आती है उसका जो बेस होता है वो हमेशा रेक्टेंगुलर होता है, क्योंकि उसमें हाइट इंक्लूड नहीं होती है, तो L और B दो ही चीजें इंक्लूड होती है। तो इसका मतलब ये जो पेरीमीटर दे रखा है वो LB का है, तो रिलेशन कुछ अपन निकालते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर विड्थ के साथ ही दोनों का रिलेशन है, दोनों का रिलेशन है विड्थ के साथ, तो माना लेट विड्थ कितनी है x मान लो, तो उससे लेंथ कितनी निकलेगी, लेंथ 3 मोर है, मतलब x प्लस 3,
और इसके अंदर हाइट जो है वो 5 लेस है, तो हाइट कितनी हो जाएगी x माइनस 5। सही है? यहाँ तक सही है। 5 लेस देन विड्थ, 5 कम है विड्थ से, ठीक है, ये सही है, ये एलबीएस निकल गई। अब पेरीमीटर के अंदर हमारा काम होता है इन दोनों का खाली, है ना, तो हम इसको लेके चलते हैं। तो ट्वाइस ऑफ 2 इंटू एलपी होता है ना, तो x प्लस 3, ये कितना दे रखा है हमें 37 दे रखा है। तो चेक करते हैं क्या आंसर दे रहा है ये। 2 ऑफ 2x प्लस 3 है ना, तो ये मल्टीप्लाई करो तो 2 टू 4x कर दो, चलो ऐसे लिखते हैं 2x और प्लस के अंदर 3 टू 6 हो गया, इक्वल्स टू में 37 है। 6 माइनस करो, ये हो गया 2 टू 4x, 6 इसमें से माइनस करो, 37 में से 6 माइनस करो तो कितना बच रहा है ये 31। तो x की वैल्यू आ रही है 31/4। अच्छा डेसिमल में आ गई तो डेसिमल के अंदर ही आंसर निकालना है आपको। x की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी निकलेगी, 4 से अगर आप डिवाइड करते हो तो यहाँ से वैल्यू देगा ये 7 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 8 पॉइंट समथिंग है, 7 पॉइंट समथिंग आंसर देगा। तो यहाँ डिवाइड करो तो ये आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो 7, फिर आपने लगाया पॉइंट 30, 4 7 जा 28, 7.75। देखो वैसे तो ना इसके अंदर कभी भी क्वेश्चन ऐसा आता है तो उसमें ऐसी कैलकुलेशन कभी नहीं आती, डेसिमल में आएगी तो वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा क्वेश्चन को सोल्व करना। अब x की वैल्यू अगर ये आई है, इसमें 3 ऐड करोगे, देखो x की वैल्यू कौन है ये, यहां से आप निकालोगे x की वैल्यू कितनी आई है 7.75। उसके बाद में उसकी लेंथ हो जाएगी, 3 ऐड करोगे तो 10.75 और उसकी हाइट हो जाएगी उसमें से, इसमें से क्या माइनस कर रहे हो 5 माइनस कर रहे हो तो 2.75। अब जब वॉल्यूम की बात आती है तो वॉल्यूम है इनका मल्टीप्लीकेशन, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन आपका क्या आएगा वॉल्यूम। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करने जाओगे तो डेसिमल में आंसर आएगा, जबकि ऑप्शन में डेसिमल में नहीं है और क्वेश्चन भी सही चल रहा था मीटर में, तो हो सकता है कुछ माइनर सी मिस्टेक इसमें आ गई होगी, है ना, जिसके अकॉर्डिंग इसका आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है। अगर अपने इसको 38 लेके चले तब चेक करेगा, चेक कर लेते हैं एक बार। 38 लेके चलो इसको, ये 38 माइनस करो इसमें से, तो ये क्या बनेगा 32 बनेगा ना, क्योंकि देखो मैंने 38 क्यों लिया, क्योंकि ये 4 से कैंसिल हो रहा था इसलिए लिया। तो ये आपका 32 आएगा और इसके अकॉर्डिंग अगर आपने x की वैल्यू निकाली तो वो कितनी आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी 8 आएगी। अगर x की वैल्यू 8 है, नया हमारा जो कंसेप्ट आएगा इसमें, नई जो विड्थ आएगी वो कितनी निकल के आएगी 8। ये 8 है, ये 11 है और ये आपकी 5 कम हो जाएगी तो ये 3 है ना, सही है क्या। 4 से डिवाइड किया 8 आ गया, 8 में 3 ऐड किया 11 और 5 माइनस किया तो 3 आ गया। तो 8 3 जा 24 इंटू 11 करना है, एलबीएच वॉल्यूम निकालना है ना, वॉल्यूम एलबीएच का वॉल्यूम, तो 11 4 जा 44, 4 11 2 जा 22 और 4 कितना होता है 11 2 जा 22 और 4 आपको होता है 26। तो ऑप्शन में तो ये भी नहीं है, पर कोई बात नहीं, हमारा ये आपको कंसेप्ट याद रखना है कि जो आपके ये दे रखा है पेरीमीटर दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको करना। 3 मोर देन द विड्थ, साइड इज 5 लेस देन द विड्थ, ठीक है, ये भी सही है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ द क्यूबॉइड हो गया लेंथ 2 into l प्लस b, l हमारा ये था और b हमारा ये था, x और x 2x, 2 टू जा 4x और 3 टू जा 6 और वो 37 चल रहा था, -6 किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि ये विड्थ हमारे पास इस टाइप में आप सॉल्व करते हो, बस इतना सा। इसमें जो समझने वाली बात ये थी कि जो पेरीमीटर दे रखा होता है क्यूबॉइड का वो उसके बेस के अकॉर्डिंग होता है, और बेस जो होता है वो हमेशा कौन सा होता है रेक्टेंगुलर शेप में आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, ये क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, यहां आपके पास आ रखा है 2 conjugative even number are such that half of the larger number। अब देखो conjugative even number पे क्वेश्चन आया है, 2 conjugative even number पे क्वेश्चन आया है such that the half of the larger number exceeds मतलब ज्यादा 1/4 of the smaller number by 5। तो देखो जब भी हमारे पास क्वेश्चन आता है conjugative पे इवन पे, तो इवन के अंदर 2 नंबर है, फर्स्ट नंबर को ले लो x और सेकंड नंबर को ले लो x प्लस 2, ये 2 नंबर है, इस पे जो रिलेशन है हम चलते हैं। देखो आपको पता है ये हमारा स्मॉलर नंबर होगा, ध्यान रखना क्यों होगा, क्योंकि इसमें 2 ऐड होकर लार्जर बना रहा है ये, ठीक है, तो ये स्मॉलर है ये लार्जर है। अब रिलेशन देखो क्या दे रखा है, 2 conjugative even number are such that half of the larger number, मतलब x प्लस 2 का हाफ इज exceeds मतलब ज्यादा है, किससे ज्यादा है स्मॉलर नंबर
1/4 ऑफ द स्मॉलर नंबर, मतलब x/4 से कितना ज्यादा है, 5 नंबर एक्सीड हो रहा है, तो 5 ज्यादा है। तो लार्जर नंबर आपको बताना है, कैलकुलेट कर लेते हैं अभी हम इसको। तो जैसे मान लो ये बन गया x+2/2 चल रहा है यहाँ पे, ये बनेगा x+20/5, 5 से कैंसिल करो, 5x + 5 2 10, सर मल्टीप्लाई करो 2 से इधर करो, 2x + 40। अब आप सॉल्व करोगे, 2x इधर लेके जाओ, 10 उधर लेके जाओ, तो ये बचेगा 3x, 3x = 30, कैंसिल करोगे x की वैल्यू आ गई 10। पहला नंबर 10 है क्या, सही है ना, स्मॉलर नंबर, पहला नंबर 10 आया, तो लार्जर नंबर आपसे पूछा, लार्जर नंबर 10 और 2 12, नहीं, एक मिनट, हाफ ऑफ द लार्जर नंबर, half of the larger number is exceeds the smaller number by 5, 1/4 of the smaller number, x/4, 1/4 of the smaller number by 5 exceeds हो रहा है, तो +5 कर दिया, x + 5 4 20/4, 20/4, चलते चलते गड़बड़, 20/4 यहाँ करोगे तो ये आएगा 4 और ये आएगा 4 2 8, यहाँ तो सही है, ये 8 माइनस करो 32 और 4x में से 2x माइनस किया 2x, अब 2 से इस 32 को कैंसिल करोगे तो ये आएगा 16। अब पहला नंबर हमारा क्या आया 16, स्मॉलर 16 है, तो लार्जर कितना आएगा 18। देखो हर बार गलती नहीं होती है, प्रिंट में कुछ मिस्टेक इसमें भी होती है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी 18, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आराम से हो जाएगा। ये कंसेप्ट आपको याद रखने हैं, इवन और ऑड दोनों सेम केस है। अब कॉन्जुगेटिव नंबर कौन से आ रहे हैं, इवन और ऑड के केस में, इवन आपके पास x है तो ऑड x+2, सॉरी इवन के अंदर एक x है तो दूसरा x+2, ऑड में भी एक x है तो दूसरा x+2। उसके बाद में अगर कॉन्जुगेटिव डायरेक्ट इंटीजर में आता है तो एक x दूसरा x+1 में चलता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी कैलकुलेशन जैसा जैसा स्टेटमेंट है वैसे वैसे चलती जाएगी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। ये क्वेश्चन भी आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। देखो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन काफी इजी होते हैं, ठीक है ना, तो आराम से। अब अच्छा, इसके अंदर भी आपको ये पता होना चाहिए, ये आपका प्लेइंग कार्ड्स पे क्वेश्चन है, तो प्लेइंग कार्ड्स कितने टाइप के होते हैं ये आपको ध्यान रखने हैं, उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि प्लेइंग कार्ड्स कैसे होते हैं। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उसको आप डिवाइड करते हो 2 पार्ट में, 26 ब्लैक में और 26 रेड में। और ये जो ब्लैक होते हैं ये भी हमारे डिवाइड होते हैं कितने कितने में, 13 में, और ये भी डिवाइड होते हैं 13 और 13 में। अब जैसे मान लो ब्लैक कार्ड में वो एक होता है स्पेड और एक होता है क्लब, रेड में एक होता है डायमंड और एक होता है हार्ट, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ा कार्ड इसका होता है, फिर आगे बढ़ता है इसमें किंग, क्वीन, जैक, 10, है ना, जे, फिर 10 और फिर ऐसे नीचे चलता जाता है। सब में ऐसा ऐसे ही होता है। एक चीज इसमें ये ध्यान रखना है कि जो किंग, क्वीन, जैक, ये जो 3 कार्ड होते हैं ना, इनको बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। ये ध्यान रखना, फेस कार्ड पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो ये फेस कार्ड हमारे टोटल कितने होते हैं, 3 3 3 3 12 फेस कार्ड होते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, फ्रॉम ए वेल शेप्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज ए फेस जैक। अब फेस भी होना चाहिए और जैक भी होना चाहिए। देखो फेस कार्ड ये होते हैं, और वैसे तो देखो ये क्वेश्चन ऐसे लिखा भी नहीं जा सकता, या तो जैक पूछो या फेस कार्ड पूछो। अब जैक तो फेस का ही होता है, तो फेस जैक का कोई सेंस नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है जैक होते कितने हैं, तो जैक एक टाइप के अंदर एक होता है। कितने टाइप के कार्ड्स होते हैं, 4 टाइप के। तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 4/52, और 4/52 को कैंसिल करोगे तो 1/13 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये कार्ड्स है, ये आपको ध्यान रखना है। टोटल 52 होते हैं, ब्लैक रेड में होते हैं। ब्लैक हमारे 13 में डिवाइड होते हैं, जिसमें हमारे स्पेड, क्लब, डायमंड, हार्ट के शेप में वो नेम के अंदर आपके पास दिए जाते हैं, ठीक है। और ये एक फेस कार्ड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तीनों एस को फेस कार्ड में इंक्लूड नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 40 क्या दे रखा आपको, What is the value of या न्यूमेरिकल फॉर्म ऑफ, ये देखो 10,000 है यहाँ पे, कितना है 10,000, 100 और लास्ट वाली यूनिट टर्म। तो 10,000 में हमारे 4 जीरो, फिर आगे जो टर्म आनी थी वो 3 जीरो वाली आनी थी, वो नहीं है, तो ए पहले तो ये आया। 3 जीरो वाली टर्म नहीं है तो वो आ गया 0। फिर हमारी 2 जीरो वाली टर्म है, बी लिख दो। फिर 1 जीरो वाली टर्म नहीं है, अगेन 0।
फिर हमारे पास क्या है सी। तो ये वाला हमारा ऑप्शन बन गया। कौन सा ऑप्शन है ये हमारा? A0 B0 C, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 3D शेप कह रहा है इनमें से which of the following 3D shapes does not have a vertex? वर्टेक्स ऐसी शेप्स जिसमें एजेस होते हैं वहां वर्टिसेस आते हैं, तो वर्टेक्स के लिए एज होना जरूरी है। तो जैसे इसके अंदर पिरामिड के अंदर और प्रिज्म के अंदर आपने देखा होगा ट्रायंगुलर क्या होता है, बेस होते हैं इनमें, ट्रायंगुलर रेक्टेंगुलर बेस होते हैं, तो इसमें तो ऑब्वियसली प्रिज्म के अंदर और पिरामिड के अंदर तो वर्टेक्स होंगे। अब बचता है कोन और स्फीयर। कोन की शेप होती है ऐसे और स्फीयर होता है ऐसे, कुछ ऐसे 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 करके बनाया होता है इसको। तो ये जो कोन होता है उसमें एक वर्टेक्स होता है हमारे पास, लेकिन स्फीयर क्या है, पूरा स्फेरिकल शेप है, गोल है, तो उसमें वर्टेक्स कुछ नहीं होता। तो डज नॉट, वर्टेक्स में कौन आएगा, स्फीयर आएगा, जिसमें हमारे वर्टेक्स नहीं होती है। ठीक है, इजी है क्वेश्चन, आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 42 नंबर क्वेश्चन, ये हमारा आयलर फॉर्मूले पे आया है क्वेश्चन, ये भी पूछा गया है कई बार, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। क्या कह रहा है, इन ए सॉलिड F और V दोनों 5 है, F और V, F की वैल्यू भी कितनी है 5 है, V की वैल्यू भी कितनी है 5 है। एज आपसे पूछी है, देन द नंबर ऑफ द एज इन दिस शेप, आपको फॉर्मूला याद रखना है F प्लस V माइनस E इज इक्वल टू में होता है 2, या फिर आपके पास ये वैल्यू उधर भी जा सकती है E, आपका जो करेक्ट फॉर्मूला है वो तो ऐसे लिखा जाता है E प्लस 2 होता है। अब ये 5 और 5 कितना हो गया 10, अब ये भी 10 होना चाहिए, तो एज में कितना लिखा जाए कि ये 10 बन जाए, तो अगर मैं ये 8 लिखूं तो ये 10 बन जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एज की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और इसका भी आप ध्यान रखेंगे। क्या कह रहा है, द रेंज ऑफ द डेटा, ये आपको कुछ डेटा दे रखा है, इसका रेंज आपको बताना है। तो रेंज का जो कंसेप्ट है या जो फॉर्मूला है वो सिंपल सा है। रेंज के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू है, जो सबसे बड़ा नंबर है, उसमें से जो सबसे छोटा नंबर है उसको माइनस कर दो। तो देखो इसमें 30, 61, 55, 56, 60, इस सब में सबसे बड़ा नंबर 61 है। तो 61 में से सब्ट्रैक्ट करो, सबसे छोटा नंबर 20 ही दिख रहा है मेरे को, तो है ना, और तो 20 से छोटा तो कोई नंबर नहीं है, तो 20 माइनस करो इसमें से, तो हमारा आंसर क्या देगा 41। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 41 आंसर आ जाएगा। ठीक है, रेंज का तो काफी इजी होता है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आती है, इसमें आप कर सकते हो। रेंज पे, मीन पे, इन पे क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपको कि 5 इंटू 8 इज इक्वल टू 399 है। तो ए की जगह क्या आएगा, ये बहुत इजी है, ये ऑप्शन में भी आ सकता है। देखो अगर मैं ए की जगह कोई भी वैल्यू लेता हूं और इनका मल्टीप्लिकेशन करता हूं, तो लास्ट में क्या आ रहा है 9 आ रहा है, मतलब एक नंबर के स्क्वायर में 9 आना चाहिए लास्ट में। तो 9 या तो 3 के स्क्वायर में आ सकता है और या 7 के स्क्वायर में आ सकता है 49 में, यूनिट नंबर 9। अगर यहाँ 3 रखें तो ये बनेगा 53 इंटू 3, तो ये तो कभी भी 399 तो नहीं होगा। और अगर रखें 57 इंटू 7, तो अगर आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा, ये 399 आएगा। इसका मतलब ए की जगह कौन सा नंबर है 9। देखो आराम से कर सकते हो, ये कह रहा है इनका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, ऐसा नंबर बताओ इनके मल्टीप्लिकेशन पे ये बनाए, तो ए की जगह क्या आएगा, तो ए की जगह आपका वही नंबर आ सकता है जिसका यूनिट नंबर क्या हो 9। अब 9 किसके स्क्वायर, देखो a इंटू ए मतलब a स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर 9 दे रहा है, तो a या तो 3 के स्क्वायर, 9 या तो 3 के स्क्वायर के पीछे आता है या 7 के स्क्वायर के पीछे आता है। तो अगर 3 रख के चेक करो और 7 रख के चेक करो, तो कौन सा करेक्ट होगा, 7 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब 45 नंबर क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइम्स, क्या कर रहा है क्वेश्चन आपको, हाउ मेनी टाइम्स 7 इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 62 टू गेट 48। मतलब किसी नंबर का, कोई नंबर है उसका 7 टाइम, किस नंबर का 7, हाउ मेनी टाइम्स 7, सॉरी एक 7 है उसका कितना टाइम हम 62 में से सब्ट्रैक्ट करें। तो सिंपल सा है, तो 62 माइनस 7x, x टाइम करो, x टाइम 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम कुछ भी हो सकता है, इक्वल्स टू में कितना है 48। अब 62 माइनस 48 इज इक्वल टू में कितना आ रहा है 7x, सब्ट्रैक्ट करो कितना आ रहा है, ये 14 आ रहा है,
14 इक्वल्स टू 7x, कट करो तो x का 2 टाइम अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो, सॉरी 7 का 2 टाइम आप सब्ट्रैक्ट करते हो, आपको क्या मिलेगा? 48 मिलेगा 62 में से। तो क्या आंसर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये कंप्लीट हो गए हमारे क्वेश्चंस, और इसी के साथ आपका नेक्स्ट संडे को एग्जाम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में आप डाउट को आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपका जल्द से जल्द उस क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।